अच्छा सर, एक चीज जी मैं आपसे सवाल कर लूं। सर। कई बार ऐसा लगता है कि आपसे भी कुछ पूछा जाए। ये जो स्थिति थी कि जो लग रहा था कि ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है, और ये माना जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, फिर इस्तीफा हो गया, तो ये समझा गया कि अब ये पटाक्षेप हो गया है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बात पटाक्षेप होने की जगह अब गृह मंत्री की गर्दन तक जा रही है? बिल्कुल सर, आपका मुझे क्या आकलन है? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं सर। देखिए, एक डिबेट में था मैं, तो मैंने इस सवाल का अपने हिसाब से जो जवाब दिया कि एक तो मैंने कहा ये जो बयान था ना राजनाथ सिंह का, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक बयान है, लोकतंत्र के खिलाफ ये बयान है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की सोच लेके आप सरकार चला रहे हैं, और ये सोच केवल प्रधानमंत्री की नहीं है बल्कि मिनिस्टर की है। और वो लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इससे ज्यादा असंवैधानिक बयान क्या होगा सर, कि आप कुछ भी करेंगे और इस्तीफा नहीं होगा। और 10 बरस तक इस बयान पर मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। 10 बरस तक आपने निकाल दिए। ये दो, कम से कम ये जब गृह मंत्री थे तब का बयान है सर ये। आज वो रक्षा जी। मंत्री हैं 6 साल 7 साल से, कोई चर्चा नहीं होगी इस पे। तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक बयान था। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार को यही लगा था कि जिस तरीके से बहुत एक प्रेशर कुकर की तरह माहौल बहुत जबरदस्त सरकार के खिलाफ बन रहा है ना, उसके लिए जरूरी है कि अभी इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सर यही है मुझे लगता खूबसूरती ना, कि सड़क पर जो आंदोलन होते हैं, उन सड़क के आंदोलन की तो एक लिमिट है। वो तो सड़क पे जाके जो संसद भवन का गेट है वहां खत्म होना ही है उनको। तो उस संसद भवन के गेट के भीतर ले जाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, और उसके आगे विपक्ष उसको कितनी मजबूती से उठा सकता है, वही विपक्ष का काम है। तो राहुल गांधी ने उसके आगे लेके गए और इस मुद्दे को आज यहां तक उठाया सदन के भीतर, कि आज सरकार बिल्कुल बैकफुट पर खड़ी है। और हो सकता है होम मिनिस्टर चाहते होंगे संसद भवन में जाना, क्योंकि दो दो बिल उनके आए, 2 बिल उनको उनके महकमे ने पेश किए, लोकसभा में राज्यसभा में। उसके बावजूद वो नहीं आ पाए। उनके नाम के सामने अंकित था कि वही आएंगे पेश करने के लिए, तो भी नहीं आए। तो मुझे लगता है ये ओपोजिशन का दबाव है, जिसके कारण होम मिनिस्टर हाउस में नहीं आ पाए। और आंदोलनों को एक्सटेंड करने की, उनकी ताकत को और बढ़ाने की, मुझे लगता है सबसे बड़ा यही तरीका है कि सड़क पर उसको कोई लीड करे और सदन के भीतर उसको कोई लीड करे। और तभी मुझे लगता है सही सही मुकम्मल, जिसको हम लोग लोकशाही कहते हैं ना, वो लोकशाही ये होती है कि आप वहां से शुरू करें और अंत तक बिल्कुल प्रधानमंत्री की नाक के 10 मीटर सामने तक खड़ा होकर भी बंदा वही सवाल पूछे, वो असली लोकशाही है। एक और मुझे लगता है एक सवाल मैं तुमसे पूछूं इसलिए भी कि सक्रिय युवा पत्रकारों में तुम्हारा नाम है और बहुत अच्छा नाम है। ये इस आंदोलन के दौर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री का जो सूचना प्रौद्योगिकी पर, सूचना संसार पर, सूचना के माध्यमों पर जिस तरह से एक छत्र राज्य था, और जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स हमारे देश के विमर्श को तय किया करते थे, ये पूरा साम्राज्य एकदम ढह गया है इस आंदोलन के दौर में। सोशल मीडिया ने इसको टोटल रिप्लेस कर दिया है और उसको अप्रासंगिक कर दिया है। तो ये एक जो ब्रह्मास्त्र इनका नष्ट हुआ है, जो टेलीविजन चैनलों के रूप में था और जो सोशल मीडिया में कैरी ओवर होता था, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है? और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, ट्विटर, सब पर वीडियो के जरिए आके मुकाबला करने की या बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग गया है कि उनका जो उनके टिके रहने की, उनकी सफलताओं के पीछे का जो ब्रह्मास्त्र था वो खतरे में पड़ गया है। और आईटी सेल जो इतना प्रभावी था कि चाहे जितनी झूठी और सच्ची अफवाहें उड़ाता रहता था और वो विमर्श जब चाहता था तब हर बात पे बदल देता था, वो बिल्कुल फेल हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको क्या लग रहा है? ये मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे पूछूं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। और ये स्थिति किस लिए पैदा हो गई है, क्योंकि ग्राउंड पर सही मायने में दिखाने के लिए कुछ है नहीं 10-12 साल की उपलब्धियों के तौर पे। तो आपने जो भी बातें कही वो प्रोपेगेंडा के आधार पर, और एक ताश का महल आपने खड़ा किया जिसको लोगों ने सही माना, क्योंकि आपको जो प्रोपेगेंडा आपके आगे बढ़ाने वाले मीडिया था ना, उसने लंबे समय तक एक जनरेशन के दिमाग को बंद रखा और अपनी बातों को सही प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उनके जहन में उसको पैदा किया। लेकिन ये जो जनरेशन है सर, और हम लोग तब भी समझते थे, क्योंकि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ मीडिया की वजह से लोगों के जहन में गुस्सा था, उनके खिलाफ लोग थे। और इसलिए जो आईटी सेल था मीडिया का, बीजेपी का, उस आईटी सेल को उस गुस्से का सहारा मिला। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो
जो भी पोस्ट डालती थी आईटी सेल, उसको आम आदमी ने एम्पलीफाई किया। आज वो और घटना उल्टी हो गई। मीडिया भी तो उस समय उस सरकार की धज्जियां उड़ा रहा था भाई, धज्जियां उड़ा रहा था, आजाद बिल्कुल मीडिया बिल्कुल था। उड़ा रहा था। और अब क्या है, अब उल्टा हो गया। अब जो छोटी मोटी अगर हम जैसे व्यक्ति भी कोई पोस्ट कर देता है, तो आज आम आदमी उसको एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ भी, ना प्रेजेंट दिख रहा है, ना कोई फ्यूचर दिख रहा है। और ये यंग जनरेशन जो है सर, ये 2014 के पहले क्या हुआ था उस बोझ से अलग है। इसको उनके ऊपर बोझ ही नहीं है, वो कि इनको लग ही नहीं रहा कि उस सरकार में कुछ सही हुआ गलत हुआ। उस बोझ से अलग अपने लिए अपना आसमान ढूंढने की कोशिश कर रही है। और उस आसमान में एक तो रोकने की आजादी किसी को नहीं है सर, कि आप उनके इंस्टाग्राम्स को आप रोक दोगे, वो लोग रील बना रहे हैं उसको कहीं रोक दोगे, उनको डंडे से मारोगे। सर ये लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको इस बात का पता है कि हमारी जो आजादी है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं। आजादी का मतलब देश के लिए आजादी और वो लड़ाई की नहीं बात करा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक ह्यूमन के तौर पर इनको लग रहा है ना जो, कि हम लोग किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे, बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो उस आजादी को अपने संस्कार के तंत्र में बंद करने की जो कोशिश बीजेपी करती रहती है ना, मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं ये विच्छेद कर दिया इन लोगों ने, और वो कोशिश फेल हुई है। उसी तरीके से आईटी सेल को अब जनता की सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो आईटी सेल ध्वस्त हो गई। गोदी मीडिया को लोगों ने देखना छोड़ दिया, उनकी बातों से ज्यादा सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनको सुनना स्वीकार शुरू कर दिया, क्योंकि अब लोग परेशान हो गए, थक गए, तो उसका भी बेड़ा जो है वो गर्क हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से जो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था वो ढीला पड़ गया सर, वो खत्म हो गया। ना तो गोदी मीडिया को सुन रहा है। एक और सवाल पूछ लूं, कार्यक्रम तुम्हारा है लेकिन मैं इसमें एंकर बन गया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमसे पूछना चाहिए। क्या जो सांप्रदायिकता का विष हमारे समाज को एकदम उसने तहस नहस कर दिया था, हालांकि उसका असर तो बरकरार है, जहर का असर ऐसे नहीं जाता, लेकिन क्या उसका प्रतिवाद कुछ पैदा हो रहा है समाज में? समाज अब लग रहा अब है, उसको, आपको क्या लग रहा है? अब तो लग रहा है सर, अब ये बात दिख रही है। अच्छा, ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं ना सर, ये ट्रू रिफ्लेक्शन है आज की सोसाइटी के बच्चे क्या समझते, क्या सोचते हैं। उनको मतलब नहीं है सर इन चीजों से, हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं है उनको। उनको सिख ईसाई क्रिश्चियन कोई लेना देना नहीं है। वो लोग तो एक अलग दुनिया में रहते हैं, और वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं आउटर वर्ल्ड के साथ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ दे आर वेरी मच कनेक्टेड। इसलिए वो लोग इन बातों को तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी की। अब बीजेपी उनके लिए कैसे बदलाव करके सकती है, वो संभव नहीं है। ना तो नौकरियां दे पा रही है, और ये जो डेवलपमेंट सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं सर, ये जो मिलेनियम सिटीज बन गई हैं, दिल्ली, बंबई, गुड़गांव, गाजियाबाद, अब इनमें एक अलग तरह का युवा क्रिएट हो गया ना। गांव देहात में बैठा जो लड़का है सर, वो भी पहले की तरह नहीं रहना चाहता है, ना वो रह रहा है, क्योंकि उसको भी न्यूयॉर्क का एक्सपोजर डायरेक्टली मोबाइल में मिल रहा है। तो वो अपने आप को वही समझ रहा है। अब ये इरफान उसका जीता जागता उदाहरण है सर, ये जो लड़का इरफान है, इसकी विचार सुनिए, इसकी बातें हम लोग जब सुनते हैं तो बड़े बड़े जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो धराशायी हो जाते हैं। इसने सारा ज्ञान कहां से हासिल किया? मीडिया, इसी फोन से हासिल किया सर। वो कहता है मैं तो स्कूल ही नहीं गया, लेकिन वो उसका विचार ये सुनने का था। तो हर तरह के विचार जो अवेलेबल हैं, गांव में बैठा व्यक्ति वो सुन रहा है, और सुन रहा है तो जब वो जमीन पर होता हुआ देखता है, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता। वो डिस्कनेक्ट जो है वही सरकार से उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है, और वो डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं उसको जोड़ रहा है इस तरह की बातों से, इस तरह के आंदोलन से, जहां पर युवा खड़े हैं। तो इसलिए बीजेपी के लिए और मुश्किल हो गई कि वो जो जहर बोया था ना इतने साल तक, वो जहर भी अब काम करना बंद कर दिया। कम से कम इस जनरेशन में लग रहा है कि कम, एकदम तो सही बात है खत्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति कुंद पड़ने लग गई है। तो ये जो सिचुएशन, इस सब से आपके बयानों से जो चीजें निकल के आई हैं, अब इसका कंक्लूजन ये होगा ये पूछना कि इसका राजनीतिक जो प्रतिफल है वो किसके पक्ष में जाएगा? क्या ये जो बच्चे जो आंदोलन करने आए थे, इनमें से कोई कल को हमारे नायक बन जाएंगे? मौजूदा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, क्या वो विपक्ष में इतने बंटवारों के बावजूद वो इस परिस्थिति में नायक बनते हुए हमें नजर आएंगे, या कुछ और होगा जो हमें अभी नहीं पता है? कल को बीजेपी में ही कहीं कोई उस तरह का विद्रोह हो जिस तरह का एक समय में वीपी सिंह वगैरह ने कांग्रेस में किया, उसके पहले भी कांग्रेस में जमाने में जब जब वो बहुत ताकतवर हुई उसमें टूट हुई हैं, फर्क आए हैं।
बीजेपी उस तरह की नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। लेकिन क्या इस तरह की कोई संभावनाएं आपको नजर, इन तीन संभावनाओं पर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी आपकी। सर देखिए, ये बात तो सही है कि यूथ डिसग्रंटल्ड है, और इन सरकारों से या ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी उसका बहुत अपना आप को जोड़ के देखते हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो इश्यूज हैं सर, उन इश्यूज को कौन उठा रहा है और कौन दबा रहा है, ये दो मुख्य बातें हैं जिन पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान है। तो आज की तारीख में तो ऑपोजिशन की बातों के साथ यूथ इसलिए कनेक्ट करता है कि वो उनकी इश्यूज को रेज कर रहे हैं। लेकिन इसका सीधा लाभ राहुल गांधी को होगा कि नहीं, ये तो सर कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फेयर हो। अब इलेक्टोरल सिस्टम हमारा कितना फेयर है, ये बात, क्योंकि हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं, छात्रों के, स्टूडेंट्स की बात करने लग गए, तो हम लोग चुनाव वाली दिशा से थोड़ा सा दूर हट गए। उन बातों पर, उन इश्यूज पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन असली समस्या तो आज भी वही है ना, यूथ के इश्यूज उनको परेशान कर रहे हैं, वो लोग सरकार से नाराज हैं, नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन जब हम लोग अल्टीमेटली, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई वोट तो कहां चले गए, लेकिन ये एनालिसिस कभी नहीं होता कि वोट सही थे कि गलत थे। वोटिंग जो हुई, जो लिस्ट बनी थी, उन तमाम चीजों का जब तक सही तरीके से हम लोग नहीं देखेंगे, तब तक सर हम लोग फेयर एनालिसिस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये वाकई में सही वोट था, लोगों की चाहती ये सरकार थी कि गलत तरीके से वोटिंग के कारण ये सरकार बनी है। तो वही है, वोटिंग जब तक, वोटिंग का तब पता लगेगा जब फेयर इलेक्शन होगा सर। और इलेक्शन फेयर होता है या नहीं होता है, ये बात तो सर सड़क पे चलता कोई भी व्यक्ति बता देगा, किसी को भी अगर इस बात पे भरोसा हो तो। हाँ, कोई जो तीन कैटेगरी है उसमें इडियट को छोड़ दो और अंधभक्तों को छोड़ दो, तो फिर तो पता लग ही जाएगा सर ये किसको कितना भरोसा है। तो आज तो आपके कार्यक्रम को मैंने ही उल्टा छीन लिया आपसे, लेकिन बहुत मजा आया, जो कि आपसे सुनने को कम मिलता है। मैं ही अपना बोलता रहता हूँ, मैं वैसे ही सर बहुत जगह आपको सुनते हैं सर, सब हमारे साथी, तो आप ही को सुनना